सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कर दे करम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। अगरचे ये ईद यकीनन हम सब की बड़ी मुख्तलिफ है बाकी ईदों से, और वैसे तो ईद एक दूसरे से मिलने का नाम है, खुशियाँ बांटने का नाम है, लेकिन कुछ हद तक ये ईद भी महदूद होगी। बहुत ज़्यादा उस तरह शायद एक दूसरे हम नहीं मिल रहे जिस तरह पहले मिला करते हैं, और अगर मिल रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप एहतियात ज़रूर कर रहे होंगे जो बताई जाती हैं। और ज़ाहिर है कि इसमें वो लोग उनका ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग उस तरह से ज़िंदगी में जिनके पास सहूलियात नहीं है, तो उनका ख्याल रखना, और ईद होती इस तरह से है। तो हमने आपकी ईद को अपनी तरफ से कुछ और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए स्पेशल शो तैयार किया है, और आज हमारे साथ मौजूद हैं जवाद अहमद साहब, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के बड़े मशहूर सिंगर हैं। तो इनसे बड़ी हम गपशप करेंगे इनकी ज़िंदगी के हवाले से, ख़ास तौर पर इनकी पार्टी के हवाले से, और क्यों इन्होंने पार्टी बनाई, क्या समझते हैं, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, और फिर इनसे कुछ इनके फेवरेट गाने, आपके फेवरेट गाने, वो तो हम सुनेंगे। जवाद भाई अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और तमाम नाज़रीन को भी। अच्छा, पहला सवाल ये है कि आपकी वजह से मैंने भी आज सादा हो गया हूँ, वरना मैंने भी कोई वेस्ट कोट वगैरह रखी हुई थी आपको पता है। तो आप हमेशा सादा लिबास पसंद करते हैं, तबीयतन भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है बड़ी सादगी और आप अपनाते हैं ज़िंदगी में भी। तो इसकी क्या वजह है? तबीयतन शुरू से इस तरह था, वरना शोबिज़ में तो लोग होते हैं ना बहुत कुछ पहना हुआ और बड़े भड़कीले कपड़े, और वो बैठना भी है। तो अब तो मेरे वालिद साहब बड़ी कहते हैं कि जो मजहबी तौर पर लोग आ रहे होते हैं उन्होंने भी बड़े कपड़े चमकीले वगैरह रखे होते हैं। तो ये सादगी की क्या वजह है? उनको भी अदाब आ जाते हैं शोबिज़ के। असल में मैं जब ना उसामा, मैं जब आया था इस काम में, तो मेरे लिए ये एक चॉइस थी लोगों के अंदर जाने के लिए। मतलब मैं पॉलिटिकल आदमी था शुरू से। मेरे जो बैंड मेंबर्स हैं ना, जब मैं जुपिटर्स में था, जब मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ता था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहा था, वो तमाम दोस्तों को पता था, इनको पता था कि इसे आखिर का पॉलिटिक्स करनी है। अच्छा। क्योंकि मैं तो नज़रियाती तौर पर लेफ्ट ऑफ सेंटर हमारी सोच है। तो हम मजदूरों किसानों, मेहनत कशों, लोअर मिडिल क्लास, इसकी बात करते हैं जिनका इकॉनमी में कोई हिस्सा नहीं है पाकिस्तान में। तो शोबिज़ मेरे लिए कभी भी इस तरह नहीं रहा कि मैं उसको ग्लैमर की तरह देखूं। मैं उसको लोगों तक जाने का रास्ता बनाना चाहता था। वो बन गया, किस्मत थी कि अच्छा हो गया, जो मैं चाहता था वो हो गया। और लेकिन जो लोग शोबिज़ के हैं ना, मैं उनको देख के बड़ा खुश होता हूँ। देखिए, वो अपनी तबीयत है उनकी, हाँ, वो अच्छी बात है, हाँ, फ्लैम्बोयंट किस्म की वो लाइफ गुजारते हैं, और वो, लेकिन मेरी नेचर में नहीं है वो, मेरी तबीयत में नहीं है। मैं जो मर्जी हो जाए ना, कर नहीं सकता वो। तो लेकिन जो करते हैं मैं बड़ा खुश होता हूँ उनको देख के। तो ईद पर कोई खास का मतलब शॉपिंग वगैरह के बड़े कपड़े, हर दिन का अलग कोई कपड़ा हो, अलग जोड़ा हो, ये तो चले ईद वैसे ही मुख्तलिफ है ना, लेकिन नॉर्मली ईद पर किस तरह से होता है? मैं तो एक्चुअली ज़्यादातर तो कपड़े नहीं बनाता ईद पे। नहीं। अच्छा। क्योंकि देखें, पहले इतने ज़्यादा कपड़े पड़े होते हैं। आप देखिए, सोचें आप, मेरे जब से मैं शोबिज़ में हूँ, मेरा ख्याल है गिफ्ट्स में ही कोई 70-80 तो कमीज़ें हैं मेरे पास। अच्छा। हाँ, फिर कोई मतलब मुख्तलिफ किस्म के लिबास हैं। अच्छा, फिर हम वीडियो जब बनाते थे ना, तो उसमें शेरवानियाँ पहनते थे, वो डिज़ाइनर बनाते थे। वो बाद में वो आपको कहते हैं कि जी आप ही ले जाएं, मतलब होती हमारे लिए, वो किसी को थोड़ी आती है बात। इसी तरह शलवार कमीज़ें, इस तरह मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े पहले पड़े होते हैं, हमने कभी पहने भी नहीं होते। तो उन्हीं को मैं वो किसी को यूज़ कर लेता हूँ ईद वाले दिन। मैं नए कपड़े नहीं बनाता। ये पार्टी का ख्याल किस तरह से आया? और आम तौर पर आसान ज़्यादा ये होता है कि आप जो पहले पार्टीज़ हैं उसको किसी को ज्वाइन कर लें, उसमें आपकी कदर भी हो जाती है कि यार एक बंदा आया, कोई पोजीशन भी मिल जाती है। बहुत से लोगों ने किया, बहुत से सिंगर्स ऐसे हैं, शोबिज़ के लोग ऐसे हैं जिन्होंने पार्टीज़ ज्वाइन की और वो उन्होंने कोई सीट्स भी ले ली हैं। तो आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा? आप कर सकते थे और आपको कहीं ना कहीं सीट भी मिल सकती थी उसके बाद। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं पॉलिटिक्स को बड़ा सीरियसली लेता हूँ, बहुत सीरियसली। तो मैं नहीं समझता कि ये जो पार्टीज़ हैं, क्योंकि हम करते हैं तबकाती बात। और मैं आपको एक बात बताऊँ, दुनिया में चाहे वो सियासी मूवमेंट्स होती हैं ना, तहरीकें, सियासी तहरीकें, चाहे वो मज़हब के ऊपर हो या वो लोगों की कभी नस्ल के ऊपर होती है, कभी नेशनलिज्म के ऊपर होती है, कभी कौम परस्ती के ऊपर होती है, जो भी मूवमेंट्स हो, आखिरकार अगर आप अंडर करंट्स में देखेंगे ना,
तो उनके अंदर तबकाती आंसर होता है, हर सूरत में होगा। जैसे MQM बनी मिसाल के तौर पर, तो अगर आपको असल बात पता हो ना तो वो ये है कि हमें जी जॉब्स नहीं मिल रही, और जॉब्स जो है वो वडेरों की वजह से हमें नहीं मिल रही, और कराची में कोटा सिस्टम है, हम नहीं मानते, पीछे वही होता है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप मूवमेंट देखें, सारी 23 साल की स्ट्रगल है, वापस जब आते हैं फतह मक्का करते, तो जब दरमियान में बल्कि अबू सुफियान से लोग पूछते हैं कि वो नबी यहाँ पे आए थे, उन्होंने वो किधर गए, तो वो मदीना हिजरत कर गए हुए थे। उन्होंने कहा वो उनके साथ कौन लोग थे, तो वो कहता है जी सब गरीब लोग थे। तो इसी तरह अगर आप और भी जो भी मूवमेंट्स आप देख लें, तबकाती बात अंदर होती है, चाहे वो शऊरी तौर पे आपकी सियासत का नारा हो या ना हो, लेकिन अंदर वही होती है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जो पार्टीज हैं इनका ताल्लुक ही नहीं है अमीर गरीब से। ये सारी पार्टीज सरमायादारों, जागीरदारों, माफियाज की पार्टीज हैं। करोड़ों रुपया लगाए बगैर आप इलेक्शन जीत नहीं सकते। तो मुझे बताएं कि जब तक इस मुल्क में मूवमेंट क्रिएट करके वो हम कर सकें या ना कर सकें, एक तहरीक की सूरत में एक बड़े मूवमेंट बने और वो तबकाती तौर पे बने, और फिर जिस तरह इंग्लैंड में लेबर पार्टी है उसका भी पूरा प्रोसेस था, वो बनी थी, जब ऐसे एकदम थोड़ी बन गई थी। तो अगर वो बन जाए और फिर वो आम लोगों को इतना शऊर दे और इतनी इज्जत नफ्स दे कि वो खड़े हों इलेक्शन में और मिल के मोबिलाइज करें एक दूसरे को, और फंड भी करें, अपनी जेबों से पैसे लगा के फंड करें, उस वक्त तक ये मुल्क नहीं ठीक होना। आप देख लीजिएगा, ना इंडिया ठीक होगा, ना पाकिस्तान होगा, ना नेपाल होगा। मैं तबकाती वाले से कह रहा हूँ, मैं मजहबी वाले से नहीं कह रहा हूँ। तो इसलिए हम तो ये ट्राई करेंगे, हम चाहेंगे असल में आम लोगों जितनी को पार्टीज आप सही कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी की बात करती हैं, बात ही करते हैं, लेकिन आकर जब आपने इलेक्शन मोड में आना है ना, इलेक्शन मोड में, तो फिर वो बिल्कुल चेंज होता है। उस तरह पैसे और वो सब कुछ आपके जो इश्तिहार ही नहीं रख सकते। वो कहते हैं जी 10 लाख 15 लाख से ज़्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन में जाएगा, पता चलता है आपको 5 करोड़ 10 करोड़ तो मामूली बात है, इससे नीचे तो इलेक्शन होता ही नहीं है। तो आप किस तरह से फिर जगह बना सकेंगे इस सारे में? आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जाकर आपको भी कोई, इमरान खान साहब जब चले थे तो शुरू में बिल्कुल इस तरह, जब आप उनकी देख लें, स्टार्ट देख लें, यही बातें थी, यही सब कुछ था, लेकिन फिर 2011 के आगे पीछे ना वो एक रियलिटी स्ट्राइक्स, तो वो होता है कि उनको फिर नज़र आया कि हकीकत पसंदी भी हो कोई चीज़ है, तो जब तक आप उस तरह बड़े बड़े जलसे नहीं करते, लोगों को उस तरह के साथ नहीं मिलाते, तो वो क्लास, जब तक आपकी पॉलिटिकल क्लास साथ नहीं आएगी तो बड़ा मुश्किल है। अच्छा उसामा, मैं आपसे एक बात, अभी तक ये चीज़ फील हुई है आपको इतने अरसे में, पिछले कुछ अरसे में, कि यार बात बन नहीं रही? आपने कभी सोचा है कि मुस्लिम नून है तो वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अगर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर ना बन सकते हों तो वो आएंगे उसमें या चलाएंगे उसको? इसी तरह कभी आसिफ जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो जरदारी, अगर उन्हें खुद प्राइम मिनिस्टर ना बनना हो या सदर ना बनना हो तो ये सियासत करेंगे। इमरान खान ने अगर प्राइम मिनिस्टर ना बनना होता खुद, तो क्या वो सियासत करते? अगर तो इस सवाल का जवाब नफी में आपको अगर कभी इक़्तिदार का मिले तो आप खुद नहीं आएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी उम्र किसी और को आगे कर देंगे। मैं अगर हम अगले 5-7 साल में भी बड़ी पार्टी बना जाते हैं तो इतने नौजवान हैं इस मुल्क के अंदर, इतने नौजवान हैं जो 20 की अशरे में भी हैं, 30 में भी हैं, 40 में भी हैं, और भाई उनको क्यों नहीं आप प्राइम मिनिस्टर बनने देते, मिनिस्टर क्यों नहीं बनने देते? प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने प्राइम मिनिस्टर बनना होता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर ना बनना होता, अगर ये उनकी ख्वाहिश ना होती, तो इमरान खान की सारी सियासत फर्क है, और कोई ठीक नहीं कर सकता ना इस तरह से। नहीं, अच्छा चले, तो ये तो वही वाली बात आ गई कि फिर आप ठीक करके दिखा दें। हम भी यहाँ बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, वो सपोर्टर्स होते हैं, वो कहते हैं आपको हम सपोर्ट करें, आपने बनना है वज़ीर आज़म। आपको भी लोग इस तरह के जब मिलेंगे वो कहेंगे नहीं जमात साहब आप आगे आए, हम आपको सपोर्ट करते हैं। मैं तो आमतौर पे कहता रहता हूँ भाई वज़ीर आज़म नहीं बनना, पार्टी बनानी है, बड़ी पार्टी बनानी है। कोई बैठे होते हैं सामने, उनको साफ कहता हूँ, अब इतनी दफा जब बंदा कह रहता है तो फिर आदमी हट नहीं सकता। अच्छा ये बताएं, बहुत से आपके गाने हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है, अभी जिस तरह ये माहौल चल रहा है, इसका ख्याल किस तरह है? हमें तुमसे प्यार है, अब हर हेडलाइन में, चूँकि खबरों में देखते हैं, जिसने भी जब इसका जिक्र करना है वबा का, उसमें अप्रिशिएट करना है किसी को, किसी के एफर्ट को, चाहे पुलिस या डॉक्टर्स, ये सब पैरामेडिकल स्टाफ जो सबसे ज़्यादा इसमें ख़तरे में है और उनके कैसे बड़े आ रहे हैं, तो ये किसी ने आपको अप्रोच किया कि ये करना चाहिए काम, आपको ख्याल आया क्या, किस तरह से? अच्छा ये बड़ी अच्छी आपने बात पूछी है। मेरे एक दोस्त हैं, मीडिया में ही हैं और काफ़ी मतलब अच्छी पोजीशन पे हैं। उन्होंने मुझे कहा यार ये आपको पता है ना क्या हालात होने वाले हैं, तो इस पर कुछ आप करें। तो मैंने फिर ये गाना बनाया और मैंने ट्वीट किया था। असल में मैंने ट्वीट के अंदर इसका वो डाल के दे दिया। उसके बाद वो चैनल से उठाना शुरू कर दिया और कैंपेन बन गई। तो वो कैंपेन जब बनी तो फिर वो पूरे पाकिस्तान में चला गया। मुझे लगता है
कि जो भी चीज़ उसके अंदर कोई नियतन आपने कोई जज्बा डाला हो ना और नज़र आता हो, तो ऐसे मौक़ों में जब क्राइसिस सिचुएशन होती है वही चीज़ फिर बड़ी होती है। तो मैंने बड़े प्यार से और बड़े जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ ये गाना किया था। और मैंने एक्चुअली ये डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेस, उसके अलावा भी पुलिस, आर्मी, वेस्ट मैनेजमेंट के जो लोग हैं जो एक्चुअली आगे फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, मैंने एक्चुअली इनके लिए बनाया। मेरे जहन में और कोई मोटिव नहीं था सिवाय इसके कि ये लोग, इन पे लोड पड़ेगा, बड़ा काम ख़राब हो जाएगा, तो लोगों को अवेयरनेस दें, इनको भी सपोर्ट दें साथ। थोड़ा सा अगर आप गुनगुना सकें। तुम मसीहा हो इस कौम के, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। तेरी मेहनत तभी ऐसा रंग लाएगी, तेरी हिम्मत चट्टानों से टकराएगी, अगर तू साबित कदम होगा उनकी तरह, जो कि गाजी बने जीते सब बाजियां। कामयाब रहो हर कदम, कौम की इज्जत हो तुम मसीहा हो इस कौम के, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आपको अपने किस गाने से प्यार है सबसे ज़्यादा? बहुत मुश्किल सवाल है, शायद ये सबसे मुश्किल सवाल होगा। मुझे एक तो दोस्ती से, अच्छा, रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती। एक मुझे एक गाना है, लाई में ऊंचे नाल यारी वे, मैं हाँ नीवा साई मेरा ऊंचा है, वो बहुत मेरे फेवरेट्स में से हुआ है। अच्छा, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बल्कि मैं अनकरीब उसको रीडू करने वाला हूँ। अच्छा, मॉडर्न म्यूजिक के साथ मैं उसको रीडू करूँगा। मुझे आज तो फिर हॉन्ट कर रहा है वो, क्योंकि देखिए हालात क्या है, तो इंसान का दिल करता है कि यार कोई ऐसी बात करें कि लोगों को लगे कि ये सब दुनिया जो है ना ऐसे रह जाना है सब कुछ, वी हैव टू गो 6 feet अंडर द एंड ऑफ द डे, सब ले जाना है। तो हमें कुछ कभी सोचना चाहिए कि भाई ये क्या ले जाना है, फेम ले जाना है, पैसा साथ ले जाना है, पावर ले जानी, कुछ भी नहीं रहना। तो मैं इसलिए वो करना चाहता हूँ। तो ये इंस्पिरेशन कैसे आई, लाई में ऊंची नाल यारी, किस तरह से? असल में ना क्या जहन में चल रहा था उस वक्त? ये वाहिद गाना है उसामा, जिसके जब मैं गा रहा था तो आई हैड टीयर्स इन माय आईज। हुआ ये था कि ये लाइन्स नहीं बड़ी, ये पुरानी, हाँ जी हाँ जी, लाई में ऊंचा नलियारी वे, मैं हूं नहीं वसाई मेरा ऊंचा है। तो जब मैंने लाइन्स सुनी ना तो हम इसको गाना शुरू हो गए, एक और गाने के साथ मिला के, स्पिरिचुअल गाना था वो भी, तो हम कॉन्सर्ट्स पे गाते थे। जब मैंने जुपिटर छोड़ा तो मैंने ये लाइन्स मुझे हॉन्ट करती थी, तो मैंने इसके ऊपर फिर सोचा कि यार मैंने अगर कोई काम करना है ना, पहली एल्बम मैंने बनानी है, तो मुझे इस तरह के गाने उसमें करने हैं जो मेरे दिल से निकले हो। तो मैंने पहला गाना, आपको पता है मेरी एल्बम में पहले 5 गानों का सीक्वेंस क्या था? पहला गाना था अल्लाह मेरे दिल के अंदर, दूसरा था अल्लाह वे सोनिया मेरे ढोल माइया, तीसरा था लाई में ऊंचा नाल यारी वे, मैं हनी वसाई मेरा ऊंचा है, चौथा था भर दे झोली मेरी मौला, और लास्ट था बोल तुझे क्या चाहिए। और एल्बम का नाम भी बोल तुझे क्या चाहिए। और वो कहती है सैया में तेरियां बहुत बड़ा हिट हुआ, दिल तेरे क्या जीना बहुत बड़ा हिट हुआ, तू ही दिलदार है हिट, बहुत बड़े बड़े गाने हिट हुए इस एल्बम में। लेकिन मैंने वो हिट हो गए खुद ही, मैंने जो किए थे वो ये पहले 5 ये थे। तो ये जो गाना था ना, ये मैंने खुद से पोइट्री की। मैंने कहा कि इस इन लाइन्स के साथ वो क्या लाइन्स जाएंगी जैसे मेरा दिल में जो है वो बाहर निकला। तो मैंने किया रब मेरे दिए ऊंचियां शाना, मैं कमी हाँ, ऐसे नहीं जरा रब मेरे दिया ऊंचियां शाना, मैं कमी हाँ मैं न माना, रब मेरे दिया ऊंचियां शाना, मैं कमी हाँ मैं न मान, लाई मैं ऊंचियां नाल यारी वे, लाई मैं ऊंचियां नाल यारी वे, मैं हानी वासाई मेरा ऊंचाए, हो मैं हानी वासाई मेरा ऊंचाए।
लाई मैं उचिया नाल यारी वे, मैं हानी वा साई मेरा उचाए हो, मैं हानी वा साई मेरा उचाए। रब मेरे दिया उचिया शाना, मैं कमी हाँ मैं न माना, रब मेरे दिया उचिया शाना, मैं कमी हाँ मैं न माना। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अब फिर हम दोबारा आते हैं पॉलिटिक्स की तरफ। ये आपको नुकसान नहीं हुआ इस तरह जमात बनाने से कमर्शियली? बहुत से लोग आपको अब नहीं बुलाते होंगे, यार ये तो पॉलिटिक्स में है, ओहो इसे हम बुलाएंगे तो एक लेबल एक लग जाएगा हमारे साथ कि यार इसको बुला लिया था। और कई पार्टीज़ की एफिलिएशन होती है किसी ने बंदे के साथ, इनके कोई फंक्शंस होते होंगे मुख्तलिफ किस्म के, तो वो लोग कहते होंगे यार उसको अवॉइड ही करें, वो फलाना नाराज है। क्योंकि आप तो अब चैनल पर बैठ के जो भी किसी ना किसी तरह बड़ी पार्टी आप उसके खिलाफ बात करते हैं। अच्छा, आपने ऐसा सवाल पूछा है, अभी तक 2 साल हो गए हैं, मतलब पौने 2 साल हो गए पार्टी बनाए हुए, किसी ने आज तक नहीं पूछा। जितना मैंने नुकसान उठाया ना उसामा, मैं लोगों को यही कहता हूँ, ओ भाई आप मेरी नीयत पर शक कर ही नहीं सकते। बाकी मुझे नहीं पता क्यों आते हैं पॉलिटिक्स में, मुझे पता है कि मुझे कितना नुकसान हो रहा है। पहली बात तो ये है कि पॉलिटिक्स में आने से वैसी शोबिस में नुकसान होता है आपको, आप पॉलिटिकल हो जाते हैं, लोग कहते हैं यार ये तो पॉलिटिकल आदमी है। लेकिन जब आप एक नई पार्टी बना रहे हो और आप तीनों बड़ी पार्टीज जो इनके वोट बैंक है अपना अपना और वही आपस में लड़ती हैं, आप उनके सरबराह खान के सामने इलेक्शन में लड़ रहे हो, क्योंकि मैं इलेक्शन लड़ा था इमरान खान के सामने, शहबाज शरीफ के सामने और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के सामने, मैं इन तीनों के सामने लड़ा था और मुझे पता था मैं हार जाऊंगा। लेकिन मैं लड़ा क्यों था? क्योंकि अगर मैं लड़ सकता हूँ उनके खिलाफ हारने के लिए, तो फिर आइंदा आने वाले दिनों में हमारी पार्टी के अंदर नौजवान बड़े बड़े जागीरदार सरमायादार इनके सामने जाके इलेक्शन लड़ेंगे। ये सिर्फ प्रूव करना था। अब मसला ये है, आपने कभी देखा है, अब नई पार्टी बनी थी तरीके इंसाफ, इनके इर्द जितने भी लोग हैं इमरान खान के, जो नए लोग आए या इलेक्टेबल्स भी आए या पुरानी पार्टी से जो बड़े बड़े नाम आए, इनको जितना फ़ायदा हुआ है इमरान खान के साथ जाके, इनके ट्विटर अकाउंट्स देखें, इनके फेसबुक अकाउंट्स देखें, इनके यूट्यूब देखें, ये बाकायदा एक्चुअली ज़िंदगी में ना इन्होंने वो कहते हैं ना सर कढ़ाई में, क्या कहते हैं, पाँचों घी में सर कढ़ाई में, बड़ा फायदा हुआ है। ये जितने लोग इमरान खान की खुशामद करते हैं ना, आपने देखा होगा पीटीआई में डिफेंड कर रहे हैं, चाहे उन्होंने गलत भी भाई आखिरकार अकले कुल तो कोई नहीं होता, नहीं तो इमरान खान ने तो बहुत बड़े बड़े ऐसे काम किए हैं कि नहीं हो सके बात। ये हर जगह है, ये हर पार्टी में है, ये सब करते हैं यार, ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनका तो पीपल्स पार्टी में आप बिलावल के खिलाफ बोल सकेंगे, जरदारी के खिलाफ, या नून लीग में आप नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई भी नहीं बोल सकते, लेकिन या मौलाना फजल रहमान के खिलाफ, ये जो भी पार्टी है। लेकिन वो पार्टी जो है ना, उनके अंदर एक फर्क है, उनके अंदर एक आदमी का पूरा खेल नहीं है। तरीके साहब ने एक आदमी का खेल है। अगर आपने ट्विटर अकाउंट बड़े करने हैं, फेसबुक, आप इमरान खान की तारीफें शुरू करते हैं। आप आज देखें ऐसे लोग इमरान खान की तारीफें कर करके जर्नलिज्म में भी, हाँ हर जगह आप देखें। अब मुझे पता आप इस तरह नहीं है, आप बायस नहीं है, मतलब आप न्यूट्रल रहते हैं, होना भी यही चाहिए, लेकिन ज्यादातर ऐसे नहीं है। आप देख लें जाके। अच्छा, फिर शोबिस में, फिर आप स्पोर्ट्स में, जो बंदा उसको कहता है, लगता है ना कि यार अब मुझे इमरान खान की बात करनी चाहिए, मुझे फायदा होगा, उसको बड़ा फायदा होता है। तो क्यों नुकसान किया आपने? क्यों नुकसान किया आपने? इसलिए क्यों कर रहे हैं आप? कब तक सस्टेन कर रहे हैं? आप ना मैं करूं यार, मैंने तो मर जाना है, अगर 10, 15, 20 साल के तो मर जाना है, और क्या करना है। देखिए, लोगों को समझना पड़ेगा कि मैं बहुत सिंसियरली ये काम कर रहा हूँ, बहुत सीरियसली कर रहा हूँ, और मैंने करना ही ये था। अच्छा, तो मुझे आप मिला नहीं सकते उस शोबिस के आदमी से, ठीक है, जो पहले मशहूर हुआ है, कामयाब हुआ है, और उसके बाद उसने पॉलिटिक्स की है। मैं शुरू से पॉलिटिक्स करना चाहता था, तो आप मुझे कैसे मिलाएंगे उनके साथ? जब आपको लोग मना करते हैं, अपनी फैमिली भी लोग मना करते होंगे, यार दोस्त भी क्या किस काम में पड़ गए, छोड़ो यार क्या, तो फिर क्या आप करते हैं? आपको लगता है कि आप उनको मुसलसल, क्योंकि ये तो होता होगा, तो कब तक आप, या सारी उम्र आपके ख्याल है कि उनको आप जवाब देते रहेंगे, नहीं मुझे करने दो? देखिए, मैं इतनी बड़ी मिसाल देना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि हमें बड़े लोगों की मिसालें देनी चाहिए। आप मुझे बताएं, और ना मैं तो बिल्कुल छोटा सा आदमी हूँ, उनके मुकाबले में तो बिल्कुल ही छोटा आदमी, बिल्कुल ही। आप मुझे बताएं, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि आप ये काम ना करें जो उनको ठीक लगता था, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था, भाई ये इस तरह कर दो, एक हाथ पे ये रख दो, दूसरे हाथ पे चांद रख दो, सूरज रख दो, मैं तो यही करूँगा। उसामा, मसला ये है, आप मुझे बताएं कितने अंबिया अलैहिस्सलाम जो थे, जो कुरान कहता है कि वो कुछ नहीं कर सके और शहीद भी कर दिए गए,
पता है, तो आपको भी पता है। इसी तरह बहुत से नबी अलैहिस्सलाम मुमलिकत कायम भी नहीं कर सके। तो क्या उसका मतलब है कि उनकी जो स्ट्रगल थी या उनका जो रास्ता था वो उस पर नहीं चलना था, या हमें नहीं चलना चाहिए, उस काम को नहीं करना चाहिए जो हम ठीक समझते हैं? मेरा ख्याल है कि रास्ता ही असल चीज़ होती है, मंजिल असल चीज़ नहीं होती। मंजिल का तो पता नहीं होता, वो मिलनी नहीं मिलनी। और अगर आपने मंजिल के चक्कर में रास्ता खो दिया ना, तो मंजिल आपको मिल तो जाएगी, लेकिन फिर आपको वो वाली नहीं मिलेगी जो आप चाहते थे, वो कोई और मिलेगी फिर आपको। अच्छा, आपको लगता है ये अगर बल्दियाती इलेक्शंस होते हैं दैट इज़ योर बेस्ट चांस, क्योंकि उसमें निस्बतन पैसा उतना शायद नहीं रिकॉर्ड है काउंसिलर लेवल पर? बिल्कुल, तो उसका आप सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं? आप बड़े इंटेलिजेंट आदमी हो। बिल्कुल हम यही कर रहे हैं, क्योंकि ग्रास रूट पॉलिटिक्स जो है ना, वही हमारी पार्टी को बड़ा कर सकेगी। क्योंकि हमने समाज जगीदार माफिया नहीं देना अपनी पार्टी में, जो मर्जी हो जाए, इस बात में हम एडमेंट हैं। तो आपको पता है अभी भी लोग आए में आपकी पार्टी में रजिस्टर होते हैं, उसके बाद मीटिंग्स वगैरह रेगुलर होती हैं कि क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे, कैसे चलेंगे, आपको पता है हमारे पास बहुत लोग आ रहे हैं लोअर मिडिल क्लास में जो एक्टिवली इन्वॉल्व है ना पॉलिटिक्स में, लोग बहुत कम है। टाइगर फोर्स में 9-10 लाख से ज्यादा हो चुके हैं लोग। वो पॉलिटिक्स नहीं करेंगे कभी भी, वो ये कुछ करेंगे जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। आपके पास लोग उस दिन रजिस्टर होके नंबर वगैरह सारा आप उनको एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कितने लोग आप समझते हैं कि जितने आ गए हैं इतने हैं कि इलेक्शंस में आप कारकुन के लेवल पर लोग एक दूसरे ऑर्गेनाइज होकर काम कर सकते हैं? हमने तो कारकुन बनाना ही नहीं, हमने तो लीडर बनाना है। अच्छा, मैं आप ये बात चलाइएगा जरूर, मैं कहने लगा हूँ। नहीं, जो कोरोना टाइगर्स है ना, इसमें जितने नौजवान जाएंगे इनमें से शायद ही कोई MP या MNA बनेगा जिंदगी। इनको यूज किया जाएगा। हमारी पार्टी उल्टी बात करती है। हमारी पार्टी कहती है हमारी पार्टी में आके काम करो, अगर आप तंजीम साजी करते हो, इल्म है आपके पास, आपका दिलेरी है, कुर्बानी देने का जज्बा है, अगर आपके अंदर ईमानदारी है, अगर आप समझते हैं कि एक और मैं चीज़ कहता होता हूँ, जो हम एलिमेंट्स हम कहते हैं ना कि हाँ दर्दमंदी है आपके अंदर लोगों के लिए, तो फिर हमारी पार्टी में आप लीडर बन सकते हैं। क्योंकि कम्पीट इसी में करना है आपने आपस में, क्योंकि क्लास के ऊपर पार्टी बननी है। हम आम लोगों की पार्टी बना रहे हैं, और लोअर मिडिल क्लास में बड़ा इंटेलिजेंट आदमी, आपको बताऊँ वो उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, बलोची बोलते हैं, पश्तो बोलते हैं, कश्मीरी बोलते हैं। ये जो लोग हैं जिनको हम समझते हैं ये तो कुछ नहीं है भाई, ये सारा टेक्निकल हैंड्स यहाँ पे। आपका सारा जो मुल्क का असल बोझ इन्होंने उठाया हुआ है, या तो मेहनत कशों ने उठाया हुआ है, मजदूरों किसानों ने जो पैदा कर रहे हैं, पैदावार दे रहे हैं आपको, अपने हाथों से बना के दे रहे हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो फैक्ट्री के अंदर भट्टियाँ हो, चाहे वो गल्ला हो जो उगा रहे वो कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे ये लोग हैं जो आपका पूरा असल टेक्नोक्रेट्स ये हैं। अब वापडा के अंदर मिसाल के तौर पे जितना वापडा का सारा मुलाजिम है, जितना रेलवे का सारा मुलाजिम है, जो टेक्निकल हैंड्स हैं, वो कौन है? सारे आम लोग हैं यार, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। अच्छा, उनको कभी पॉलिटिक्स में किसी ने आने नहीं दिया। इंस्पिरेशन लाइफ में आप किससे बहुत मुतासिर हैं? मैं तो बताया तो है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया अलैहिस्सलाम, ऑफ कोर्स, और भी जो आपको मज़े की बात दूं, और भी जो मज़ाहिब है ना, उनके जो बड़े बड़े लोग हैं, मज़ाहिब के जो अपने अपने, उनकी भी अगर स्ट्रगल देखें तो बड़ा बंदा इंस्पायर होता है। लेकिन उसके बाद रेवोल्यूशनरीज है, मैं वो नाम एक दो ले लेता हूँ। लेनिन, ठीक है, माओ ज़ेडुंग, अच्छा, फिर मुझे इस इलाके में एक आदमी हुआ है, पाकिस्तानी आदमी था, पाकिस्तान में सारा वाक़या हुआ, पाकिस्तान में उसे बंदा मारा, गलत किया, उसने गोली नहीं चलानी चाहिए थी, लेकिन वो उसको फांसी भी यहीं पे दी गई लाहौर में, भगत सिंह। मुझे लगता है वो बड़ा इनकलाबी आदमी था, मुझे लगता है वो इंस्पायरिंग है। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जवाद साहब से पूछेंगे कि सिंगिंग में इनकी इंस्पिरेशन कौन है, कौन इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, और आज के दौर में। ब्रेक के बाद बात करते हैं। कर दे करम, कर दे करम। ब्रेक के बाद खुशामदीद एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद है कि आपको एक कन्वर्सेशन अच्छी लग रही होगी, बड़ा कम्बिनेशन बनाया हुआ है, शोबिज़ का भी, सिंगिंग का भी, पॉलिटिक्स का भी। अच्छा जवाद भाई, मैंने नोट किया है कि चाहे ईद हो, कोई भी मौका हो, हमारे एक ना पॉलिटिकली बड़ी अवेयरनेस कह लें उसको, या हमारे यहाँ लोग डिस्कस करते हैं अपने मसाइल को। ख़ास तौर पे मर्दों में आप चले जाएं, शादी हो रही हो, कोई भी इवेंट हो ना, वहाँ ज़रूर की हालात हैं आजकल, क्या चल रहा है आजकल, अच्छा क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा उसको डिस्कस करते हैं। तो आई होप कि आप इस चीज़ को पसंद करते होंगे यार, लोग बात तो करते हैं। तो लेकिन उसके बाद वो मायूस हो जाते हैं, कहते हैं जी ये भी बुरे हैं, वो भी बुरे थे, क्या करें। फिर जब वोट मांगने आते हैं
तो उन्हीं चीज़ों पर वोट दिया जाता है, ज़ात पर, वो बरादरी हो जी फलाना आ गया था अब मैं क्या करूँ। आप तो चले कहते जी मैं तो आ गया, चले आपने कमर्शियली इतना ज़्यादा नुकसान उठा भी लिया, सारा कर लिया, लेकिन जो लोग आपके साथ आएंगे वो ये बर्दाश्त कर लेंगे कि भाई वो फलाना आ गया, रिश्तेदार आ गया, उसने कहा वो पार्टी का बंदा है वरना तो जनाब मसला खड़ा हो जाएगा, वो बड़ा आदमी है, और दुश्मनियाँ बना लेते हैं। ये हमारे यहाँ बड़ा एक मसला है कि वो नस्ल दर नस्ल के जी ये इसने फलान पार्टी क्यों ज्वाइन की थी उस वक्त, ये क्यों गया था, इसने वोट मुझे नहीं डाला, वो चाहे वो बेचारे के पास 5-10 वोट होंगे लेकिन कहेगा ये क्यों। आपका ख्याल है कि वो भूल गए होंगे कि जवाब जो है हमारे खिलाफ खड़ा हुआ था इलेक्शन में, तो इसी तरह उनके साथ होगा, तो वो बेचारे क्या करेंगे, आम आदमी जिसकी आप बात कर रहे हैं। अच्छा, पहली बात ये है कि हमारी जैसी जो पार्टीज होती है ना, मैंने पहले भी कहा था कि ये पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन से बनती है, ये बनती ही क्रक्स ऑफ द पीपल पे, मतलब ये नजरिए पे बनती हैं, लोग आते हैं, लोग ऐसे पार्टी उठाते हैं। अभी तक जो रिस्पॉन्स है उससे आप मुतमईन हैं? बहुत ज्यादा मुतमईन हूँ। अच्छा भाई आप देखें इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, 2 पार्टीज पहले बैठी रही इतना अरसा, उनको बजाय ये कहने के कि जागीरें इस मुल्क में किसके पास हैं, इंडस्ट्रीज किसके पास हैं, इस मुल्क में लैंड रिफॉर्म्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मतलब जो बुनियादी आपके जिसे हम कहते हैं ना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ज़राए पैदावार के ऊपर बात करने के, इमरान खान ने कहा ये चोर हैं दोनों। अब ये चोर और किसी को चोर कहना, वो आपको चोर कह देंगे, अब वो कहना शुरू हो जाएंगे, किसी को कहना ये नेक है, ये बात है। सियासत में नेक बद चोर बदमाश नहीं होता, या ये सब एक जैसे। आपको एक बात बताऊं, मैंने ज़िंदगी में आज तक वही बड़े लोग थे जो होंगे, मैंने कोई आदमी टोटली नेक या टोटली बद नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। इवन जो डाकू भी होता है ना, अपने बच्चों बाल बच्चों के लिए बड़ा अच्छा होता है, उनको वो उनके साथ प्यार भी करता है, उनके साथ कुछ ना कुछ तो हुस्न सलूक करता है। पॉलिटिक्स होनी चाहिए नजरियात के ऊपर। नजरियात क्या होते हैं? सबसे पहले तो अमीर गरीब का है भाई। ये आपके मुल्क में अगर 85% लोग जो है उनका बेड़ा गर्क हुआ है, तो ये पॉलिटिक्स करने का असल जो है ना रीज़न है। आप ये देखें कि ये इनके पास ये क्यों है, इसलिए नहीं है कि किसी ने करप्शन की थी। करप्शन करने के लिए सिस्टम ने उनको मौका क्यों दिया है? क्योंकि करप्शन कर सकते हैं वो लोग, वही वो लोग हैं जो हर पार्टी में मौजूद हैं और वही सिस्टम चलाते हैं, वो करप्शन कर सकते हैं। आम आदमी क्यों नहीं करप्शन करता? क्योंकि वो कर ही नहीं सकता, वो कैसे करेगा करप्शन? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सियासत के अंदर सबसे बड़ा ऐसा मसला पाकिस्तान में क्लास का है, तबकाती। आपके साथ जो लोग हैं वो खड़े रह सकेंगे? बिल्कुल खड़े रहेंगे, क्योंकि उन्होंने तो पार्टी बनानी है। अगर हम मोहल्ला कमेटीज बना रहे हैं, अगर हम आपको पता है हमारा जो स्टार्ट कैसे होता है, हमारा कोई बंदा हमारे साथ काम कैसे करता है पॉलिटिकली, नौजवान हो, कोई भी मेहनत कश हो, कोई लोअर मिडिल क्लास का हो, पढ़ा लिखा लड़का लड़की, तो अमीर आदमी आता है उसको रिफ्यूज कर देते हैं पैसे वाला कि भाई आपकी कोई जगह नहीं है पार्टी में। हाँ वो नहीं, हम उसे रिफ्यूज करते नहीं, हम उसे कहते हैं भाई ये सारे लोग हैं, अच्छा इनके साथ बैठ के बातचीत करो। अच्छा। अगर इनको आपकी बात समझ आती है, आप इनमें से लीडर बन सकते हैं। वो बैठता ही नहीं उनके साथ। अच्छा मजदूर के साथ मुझे बताएं। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी आए हमारे पास और वो आगे कहें जी मुझे पार्टी में यार मैंने आना, मुझे अच्छी लगी आपकी पार्टी, मैं भुट्टो साहब से भी इंस्पायर्ड था। तो हमें लगता है कि जी, हम कहेंगे अच्छा तो ये सारे दोस्त हैं हमारे, इन्होंने बड़ा काम किया पार्टी में। अच्छा। बड़े नजरियाती तौर पे अच्छे हैं, किताबें भी बड़ी पढ़ते हैं, अमीर नहीं है ज़्यादा। आप इनके साथ बैठें, ज़रा गुफ्तगू करें, देखते क्या बनता है। वो कभी करेंगे? वो तो भाई उन्होंने तो मुल्तान से सीट लेनी है, वो चाहे पीपल्स पार्टी के थ्रू लें, चाहे वो इमरान खान के थ्रू लें, उन्होंने ये करना है। मैं एक आदमी की बात नहीं कर रहा, सारे मैं आपको कह रहा हूँ जितना भी हमारा क्लाउड है पॉलिटिकल, सारा इस तरह का है। हमारे पार्टी के अंदर ये है, जो आप जो मुझसे बार बार पूछ रहे हैं ना, मैं उसका जवाब स्पेसिफिकली देता हूँ। हमारे जो लोग आते हैं वो आपस में बैठ के गुफ्तगू करते हैं, वो स्टडी सर्कल्स करते हैं, बैठ के नजरियाती गुफ्तगू होती है, हिस्ट्री के ऊपर बात होती है, हम जो बात करें नजरिया उसके ऊपर बात होती है, दुनिया में इनकलाबात कैसे हुए, कौन लोग थे, किन्होंने किए, उसके ऊपर बात होती है, उधर से लोग निकलते हैं। अच्छा, मोहल्ला कमेटी अगर हम बनाते हैं, हम कोऑर्डिनेटर से स्टार्ट करते हैं। हमारी वार्डी में जो पहली दफा कोई बंदा आता है तो हम उसको कोऑर्डिनेटर बनाते हैं, सिर्फ कोऑर्डिनेटर। मतलब ये भी मैं जिनकी बात कर रहा था, कोई भी जागीरदार आ जाए, पॉलिटिशियन हो गया थी, मैंने काम करना कहते कोऑर्डिनेटर बन जाए, कोऑर्डिनेटर बन के इस पहले काफी लोग शांति हो जाते हैं, कई आते हैं चले जाते हैं। अच्छा, उनको पता लगता है कि ये तो पार्टी के हमारे काम की नहीं है। इस तरह हम आते जाते रहते हैं, कभी पॉलिटिक्स कभी इस तरह। ये बताएंगे इस वक्त कौन सिंगर आप समझते हैं कि अच्छा है इस वक्त? मुझे तो जो है ना, जो लोग अच्छे लगते हैं जैसे जावेद बशीर, बहुत जबरदस्त, सजाद अली हमेशा से, फिर मैं समझता हूँ जो घरानों के जितने भी लोग हैं ये बड़े अच्छे हैं। इसकी क्या वजह? आप तो पॉप में और ये तो बड़े
यानी वो क्लासिकल, इनका सारी यू समझे बेस इनकी क्लासिकल रही है। सज्जाद को देख लें आप, सज्जाद अहमद, इस तरह जावेद बशीर का आप देख लें, वो तो क्लासिकल सिंगिंग, और अगरचे वो फिर इस तरफ आए तो आप तो बिल्कुल एक पॉप सिंगिंग, ठीक है, उसमें सूफी पॉप और सब, उसके बाद सारा कुछ मिक्स और फिर करते रहे। ये तो बिल्कुल और तर्ज के सिंगर्स हैं उस तरह से देखा जाए। अच्छा, मैं ना जब किसी काम में जाता हूँ ना, मेरी आदत है, मुझे सक्सेस मिले ना मिले, फेम मिले ना मिले, लेकिन मैं अपने जो है ना वो स्टैंडर्ड्स बहुत हाई रखता हूँ। अच्छा। कि यार ये कमाल लोग हैं, मतलब बड़े लोगों को पसंद करता हूँ। तो मैं तो मेहदीन साहब को सुनता था, नूर जहाँ साहब को सुनता था, तुफैल नदी साहब को सुनता था, सलामत अली खान साहब को भी सुना है, बड़े गुलाम अली खान को भी सुना है। अच्छा। हाँ जी, ये सारे लोग जो है ना, ये बेसिकली इनको आप नहीं सुनेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा इस खत्ते का म्यूजिक क्या है। इसी तरह किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, ये सारे लोग। यंगस्टर्स में कोई आपको करंट नहीं नजर आता? नहीं, मैंने तो आपको भी नाम नहीं, लेकिन ठीक है, मैं नहीं, और भी है। नबील शौकत बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा। अमानत अली, अब सजाद अली को हम यंगस्टर तो नहीं कहेंगे ना, सजाद अली एक सीनियर सिंगर है, जावेद बशीर भी चले, नया है लेकिन हाँ, इतना भी नए नहीं है, हाँ ठीक ठाक, वो मतलब काफ़ी अरसे से वो हैं और कमाल मैं मानता हूँ। अच्छा, मुझे कोई इसकी समझ नहीं क्लासिकल सिंगिंग की वो, लेकिन मैं जब सुनता हूँ तो मुझे वाकई ये यार कोई ज़बरदस्त चीज़ है। और मैं कई दफ़ा सुनता हूँ, या मेरी वाइफ भी हैरान थी कि क्या, मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन जो भी है ना ये अच्छा है, तो बड़ा मज़े का। इस तरह शफकत साहब हैं, एक तो शफकत मान ली, शफकत अली खान साहब हैं, और शफकत सलामत अली खान, वो बहुत तैयार आदमी है, और ही इज वेरी प्योर। जब वो जिस तरह आप बात करते हैं बड़ी कन्विक्शन के साथ, वो अपने उस काम में ही इज वेरी। उनके कजन भी रफाकत अली खान, वो भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। अच्छा अच्छा। ये दोनों बड़े मजेदार आदमी हैं, और मतलब मैं समझता हूँ कि देखें, इस मुल्क के अंदर ना एक प्रॉब्लम है कि कई बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनको अभी तक सही तरह मीडिया ने या कमर्शियलिज्म के अंदर उनको ना स्पेस उस तरह की नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। तो ये एक मसला है इस मुल्क के अंदर। मेरा ख्याल है अगर ये लोग इंडिया में होते यार, वो जब जाते हैं तो वो सब ऐसे करके देख रहे होते हैं। अब ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता है शफकत सलामत अली जब इंडिया जाते हैं तो जिस तरीके से लोग उनका इस्तकबाल करते हैं और जिस तरीके से उनके सामने लोग बैठते हैं क्राउड्स के अंदर, आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसे नहीं है हमारे ये अच्छा, आपको क्रिकेट का भी शौक बहुत ज़्यादा रहा, तो क्रिकेटर तो फिर आप क्रिकेटर के खिलाफ अब आपने एक तरह से खिलाफ तो मैं कहूँगा, लेकिन चले उस लिहाज से मैं इमरान खान के अच्छा एज अ पर्सन उनके खिलाफ नहीं हूँ। ठीक है, मैं समझता हूँ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज बहुत ज़्यादा किया। फेवरेट क्रिकेटर आपका कौन? ये बड़ी मजे की बात है कि इसमें इमरान खान का नाम भी आता है। अच्छा, नंबर 1 पे मेरे लिए विवियन रिचर्ड्स। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि आपने मतलब दायरा एज अ क्रिकेटर तो विवियन रिचर्ड्स मुझे नंबर 1 आदमी लगते थे, मतलब क्योंकि मैं बैट्समैन था तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। फिर मैं पुराने लोग थे, डॉन ब्रैडमैन, मेरे वालिद साहब ने मुझे बचपन में बताया कि डॉन ब्रैडमैन एक आदमी है, उसके 99.94 जो है ना एवरेज है टेस्ट के अंदर, और वो अगर आखिरी उसमें मैच में जल्दी आउट ना होते 4 रन बना लेते हैं ना, 4 रन तो वो 100 की एवरेज होती है। तो मैंने उसके बाद उनको भी बहुत, मतलब जितना भी उनका मैं देख सकता था वो भी देखे क्लिप्स उनके हैं। हाँ, वो मैंने लोगों से लिए। पीडीबी के बाद भी कुछ थे, कुछ बाहर से मिल जाते हैं, मैंने उनकी बैटिंग भी देखी हुई है। गैरी सोबर्स मुझे बड़े पसंद थे, पुराने थे लेकिन बड़े जबरदस्त ऑलराउंडर, वेस्ट इंडीज के जबरदस्त ग्रेटेस्ट एवर में आते हैं। हाँ जी, तो मुझे, मैंने वो कहा ना, मुझे बड़े बड़े लोग पसंद हैं। अच्छा, इसी तरह मुझे रिचर्ड हेडली, अच्छा, डेनिस लिली, ये बॉलर्स में थे। इमरान खान के अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये सारे लोग अच्छे लगते थे। फिर पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े जबरदस्त क्रिकेटर हुए हैं। मेरा ख्याल है जावेद मियां दाद बहुत बड़े बैट्समैन थे, टेम्परामेंट ही कमाल था उनका। मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ तो इसलिए मुझे मैं फर्स्ट क्लास खेली हुई है। वेरी गुड। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स हुए हैं सब। वसीम अकरम, वकार यूनुस, सलीम मलिक, अच्छा सलीम, इंतजामुल हक। ठीक, सलीम मलिक तो आजकल और वाले से खबरों में। अच्छा, ब्रेक का वक्त है, मुझे बार बार कहा जाए ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे फिर वही कि आज इस वक्त जो क्रिकेटर्स खेल रहे हैं उनमें क्या समझते हैं, क्योंकि ना बड़े बड़े लोग तो उनमें बड़ा बनने की सलाहियत किस में ये देखते हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। कर दे करम, कर दे करम, रहे ना रहे ये जीवन कभी, बनी ये रहे दोस्ती, है तेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी, हमेशा रहे तू साथी मेरा,
ये बंधन रहे यूं सदा, ये ताकत तेरी, ये कुवत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ। ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। आजा हुन ढोलना मेरा दिल तोड़ना, नित मर जागी तेरे बिना, साडा कल्याण जी लगदा ही ना ढोलना, असां जीना नी तेरे बिना ढोलना ढोलना। खितियां सितारे किते सौंगे ने सारे, ते मैं चौखट ते बैठी रवां, आले दवाले किते जग दे हवाले, तेरा राइयां तो पुछदी फिरां। आजा हुन ढोलना मेरा दिल तोड़ना, नित मर जागी तेरे बिना, साडा कल्याण जी लगदा ही ना ढोलना, असां जीना नी तेरे बिना ढोलना ढोलना। वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त, कमाल। जवाद भाई जबरदस्त, बहुत मजा आया आपके गाने का। अच्छा, हु इज योर ढोलना? नहीं, मेरा तो अच्छा सबसे पहले तो पाकिस्तान है। अच्छा, वाह। और उसके बाद आपको सच बताऊं, इंसानियत है। मैं समझता हूँ दुनिया में, आपको पता है मेरे ट्विटर अकाउंट पे क्या लिखा हुआ है? उस पे लिखा हुआ है एन एगैलिटेरियन ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी एंड अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। यही होना चाहिए यार इस दुनिया में। ये क्या हमने मुसीबत डाली हुई है। हम बहुत लड़ते हैं, हम कभी मुल्कों में के नाम पे लड़ते हैं, कभी मजहब के नाम पे लड़ते हैं, कभी सेक्टेरियनिज्म के नाम पे लड़ते हैं, कभी नस्ल परस्ती पे लड़ते हैं। मेरा ख्याल है लोगों को खुशहाली के साथ, इज्जत के साथ एंजॉय करने देना चाहिए। वो जितनी लाइफ लेके आए हैं कम से कम वो तो अपने बाल बच्चों को अच्छी गुजार सके। तो मैं जो इंटरनेशनलिस्ट हूँ असल में, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंटरनेशनलिस्ट की जो अम्ब्रेला है उसके अंडर आपको नेशनलिस्ट भी होना पड़ता है, क्योंकि आपने काम तो जहाँ पे आप पैदा हुए वहीं से स्टार्ट करना है। तो हम ये प्यार मोहब्बत का जो पैगाम है ना, दोस्ती का, भाईचारे का, ये पाकिस्तान से शुरू करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि फिर ये पूरी दुनिया में जाए इंशाल्लाह। अच्छा, ये दोस्ती का भी आपने, जैसे ही ब्रेक से वापस आ रहे थे, आपने इसका किस तरह से ये ख्याल और सारी वर्डिंग और फिर वो इसमें जो इसकी पिक्चराइजेशन है वो बड़ी ज़बरदस्त है, मगर वो रोना धोना उसमें आ जाता है, वो एक जज्बाती लोग हो जाते हैं सारा। तो ये एक तो इसकी वीडियो के बारे में बताएं और साथ इसका किस तरह से ख्याल आया, और किस, क्योंकि ये भी आपको जो सबसे ज़्यादा सुने जाते हैं गाने, आई एम श्योर जब आप जाते होंगे तो जिनकी फरमाइश होती होगी उनमें ही गाना भी होता होगा। दो लोग हैं मेरी ज़िंदगी में, एक एहसन रहीम और एक जवाद बशीर। मैंने इनके साथ बहुत ज़्यादा काम किया, मेरे ज़्यादातर वीडियोस इन दोनों ने बनाए हैं। ठीक। तो ये जो गाना था दोस्ती, ये एहसन रहीम और आमना खान, ये दोनों ने मिलकर डायरेक्ट किया था। मैंने गाना पहले से बनाया हुआ था पाकिस्तान के लिए, दोस्ती के हवाले से कि सबकी दोस्ती होनी चाहिए आपस में, रंग नस्ल, हमारे जितने भी मज़हब कायद के अलावा हम इससे बाला तो रोके सब पाकिस्तानियों की तरह मतलब एक इकट्ठे हो जाएं, एक हो जाएं। तो ये था उसका पैगाम। तो उन्होंने इसको पिक्चराइज किया और फिर वो इंटरफ्लो एक उस ज़माने में होती थी बहुत बड़ी, ताहिर खान, बल्कि आजकल वो एक चैनल भी चला रहे हैं। तो उन्होंने फिर वो ये इनको सबको इंगेज किया, उसमें ISPR भी आ गया, फिर पाकिस्तान टबैको था उस ज़माने में, उन्होंने इस गाने को स्पॉन्सर किया। तो ये बहुत बड़ा गाना बन गया उस ज़माने में। इसके ऊपर जो इन काइंड और इन कैश जो पैसा लगा ना, जो मुझे पता है 3.5 मिलियन उस ज़माने में। आप इसका वीडियो तो देखें ना, कितने बड़े स्केल पे है, पूरी जंग दिखा रहे हैं, पूरी आर्मी मूव कर रही है, डिप्लॉय हो रही है। मुझे ये भी नहीं पता था कि स्टोरी क्या है, मुझे ये भी नहीं पता था कि स्टोरी क्या है। मुझे ये तो पता था कि ये इस तरह एक हुब्बुल वतनी भी है और दोस्ती भी है और मोहब्बत भी है, माँ भी, लेकिन पूरी स्टोरी मुझे नहीं पता थी, क्योंकि मैं अमेरिका में था उस वक्त। तो मैं वापस इन्होंने मुझे बुलाया एक दिन के लिए शूट करने के लिए। मैं अमेरिका से चला, मैंने वो शूट कराया 8 या 9 घंटे के अंदर ऐसे नहीं, इनको याद होगी ये बात, शाही किले में पहुंचा था और मैं 8-9 घंटे बाद अगली फ्लाइट पकड़ के वापस अमेरिका चला गया। मैं कॉन्सर्ट्स कर रहा था वहाँ पे, तो मेरा इतना रोल था। लेकिन ये गाना जो है ना मुझे बड़ा पसंद है, और ख़ास तौर में जो आर्म फोर्सेस हैं, सिपाही, लांस नाइक, जो मैं समझता हूँ कि मेजर, कैप्टन, जो भी आप लगा लें,
ये मुझसे जो ख़ास मोहब्बत करते हैं ना, वो इस गाने की वजह से करते हैं, और मेरा ख्याल है कि मेरे लिए बड़ी खूबसूरत बात है। अच्छा, हम लोगों को ना कई दफ़ा उन चीज़ों का एहसास नहीं होता, और इंसान है कि पता नहीं चलता। ये कई जगहों पर ऐसी हैं हमारी पोस्ट कि जहाँ पर आप रेगुलर सप्लाई नहीं दे सकते खुराक की भी। अभी भी आप देखें कि जब रमज़ान मुबारक होता है तो ये लोग वहाँ पर रोज़े रखते हैं, और वो मतलब आपको 1-2 दिन पहले आ चुकी है, वो 2-3 दिन आपने वो खुश्क रोटी और वो जो पानी और वो कुछ ही है। और क्योंकि ऐसी सी चौकियाँ यहाँ पर, आप बॉर्डर्स देखिए हमारे जिस तरह के हैं ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इधर इंडिया के साथ, वहाँ पर ऐसे से हैं कि आप जब देखते हैं या सुनते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यार ये लोग किस जज्बे के साथ और वहाँ पर रोज़े भी रख रहे हैं और ईद भी इस तरह गुजार रहे हैं। तो इनको हमें यकीनन ये लोग बड़े कमाल लोग, बड़ा जज्बा है, बहुत कुर्बानियाँ हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊँ, देखिए ये पॉलिटिक्स है ना, ये सारा बोझ पॉलिटिशियंस पे आता है कि ये अपने मुल्क के अंदर कितनी अमन, कितना प्यार, इर्द गिर्द के मुल्कों के साथ क्या ताल्लुकात रखेंगे, किस तरीके से इस कौम को उठाएंगे। तो उसके बाद ये जंगों के इम्कानात ख़त्म हो जाते हैं और ये लोग भी ज़िंदगी में और चीज़ें भी कर सकते हैं। इनके ऊपर भी जब बोझ आता है तो इसलिए आता है कि पॉलिटिशियन जो है ना वो नाकाम हो जाते हैं। मैं तो समझता हूँ इस मुल्क के अंदर जब से मुल्क बना है, ये प्रॉब्लम सारी ये है कि जो एलीट है ना, हमारी पॉलिटिकल एलीट, ये एक ही काम पे लगी हुई है। ये बस इकट्ठे होके खा रहे हैं, कभी उसकी बारी आ जाती है, कभी उसकी आ जाती है, और मेरा ख्याल है कि उसका जो नुकसान होता है वो बाकी सब लोगों को होता है। अच्छा बताएं, रिग्रेट्स इन लाइफ सबसे बड़ी आपको क्या होता है? ज़िंदगी में हर इंसान की होती हैं नाकामियाँ, कामयाबियाँ, लेकिन कोई एक चीज़ जो आपको ज़िंदगी, यार ये मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ जो है ना, मेरा ख्याल है, या ये मैं ना करता या ऐसे कर लेता, या ये सबसे बड़ी मेरी खामी रह गई। उसामा, मुझे नहीं कोई याद आता। मैं आपको बिल्कुल खुदा को हाजिर नाज़िर जान के बता रहा हूँ, मैं आई हैव नो रिग्रेट्स इन लाइफ, नो रिग्रेट्स एट ऑल। अच्छा, बिल्कुल नहीं। और मैं तो समझता हूँ कि जो कुछ भी होता है ना, उसके अंदर से को अच्छा निकाल लेना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं शायद इस काबिल ही नहीं था। मैंने क्या किसी चीज़ पे करना कि ये कर लेता, वो कर लेता, जितना कर लिया वो बहुत बड़ी बात है। और मेरा ख्याल है कि इस तरह के सोचना शुरू कर देना सारे, और बड़े बड़े गोल्स ना बनाएं। और मैं आजकल देख रहा हूँ लोगों को बताया जाता है बड़े गोल्स बनाओ, भागो उसके पीछे, और भाई क्या हो गया? इमरान खान ही बताते रहते हैं और भी लोग। मैं समझता हूँ नौजवानों को बताना चाहिए, भाई सुकून करो, अच्छे काम करो, जितना कर सकते हो करो, अपनी रास्ता ना छोड़ो, प्रिंसिपल्स पे रहो और जिंदगी गुजार लो आराम से। मेरा ख्याल यही काफ़ी है। अपना कोई यकीनन आपका कोई एम्बिशन, कोई मकसद जिंदगी का होना चाहिए, उसके अच्छे मकसद के लिए आप जरूर कोशिश जरूर करें। कलेक्टिवली करें ना, अपने लिए ना करें यार। स्कूल में रहे भाई, आखिरकार तो अपने माँ बाप, बहन भाइयों को खुश ना रख सकते, अगर आप अपनी फैमिली को खुश नहीं रख सकते, अगर आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे खुश नहीं है, तो क्या फायदा इन सारे गोल्स का, क्या फायदा भागने का? पहले तो उनको रखे ना खुश। हाँ, और फिर उसके बाद अपने मोहल्ले को, उसके बाद अपने शहर को, उसके बाद अपने मुल्क को, और उसके बाद अगर आपका इतना बड़ा दिल है तो पूरी दुनिया को। ये तो इस तरह ही होना चाहिए मेरे ख्याल में। अच्छा जवाद भाई, लोगों के लिए, आवाम के लिए कोई पैगाम आप देना चाहें? नौजवानों को खास तौर पे और तमाम पाकिस्तानियों को कि बराबरी पार्टी पाकिस्तान जो है, ये मिडिल क्लास मेहनत कशों नौजवानों की पार्टी है, 99% लोगों की पार्टी है जिनका पॉलिटिक्स में आज तक रोल नहीं रहा। हम आपको पॉलिटिक्स में लाना चाहते हैं, आपको इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं और आपको असेंबली में लेके जाना चाहते हैं। हमें सपोर्ट करें, अपने आप को सपोर्ट करें। जवाद भाई बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपको भी एक दफ़ा फिर ईद मुबारक, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आपकी जो ज़िंदगी में गोल्स हैं, जो आप सोचते हैं मुल्क के लिए, तो अल्लाह ताला आपके लिए उसमें आसानी फरमाए। बराबरी पार्टी के लिए आप दुआ करें। हाँ, जो भी ज़िंदगी में आपका मकसद है, हमारी तो दुआएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और ईद के इस मौके पर सबको दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। कर दे करम, कर दे करम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।